शादी की पहली रात जब मैं अपनी बीबी के पास गया तो वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने बच्चे को जन्म दे दिया। मैं सोचता ही रह गया था और अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसलिए मैं मान गया। तो वो बोली, आप मेरे बच्चे का चेहरा कभी नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने काम में बरकत मिलने लगी। मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई कि मैं उस बच्चे को देख लूं। इसलिए मैंने एक दिन मौका पाकर उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आने लगा, मैं भी अपना घर बसा लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था। मैंने अगले दिन माँ से बात की और बोला, मेरी भी शादी करा दो। माँ, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मेरी उम्र निकल जाएंगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तरुण, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया, और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो रामू की भी शादी है, अभी शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, ऐसे में तुरंत तुम्हारी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मैं बोला, मैं रामू से बड़ा था, रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं अपनी फिक्र न करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट झलकती रहती थी। अब भी मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे, तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। रामू की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो ठीक से काम धाम तो करता नहीं है। बीवी आएगी तो सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो वो उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आए। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, आप हर रोज मुझे कड़वी गोली क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, तरुण, तुम ये गोलियां बचपन से खाते हो ना, क्योंकि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होती है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगी। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। रामू की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भैया भैया पुकारती रहती थी। जब रामू बाहर से आता था तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था मेरी बीवी भी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि जैसे मैं अभी 10 साल का युवा लड़का हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वो पूरा माँ के हाथ में लाकर देता था। उनको डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा, वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लग गई। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को रानी नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा था। वो इतनी सुंदर थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि रानी मेरी बीवी बनकर इस घर में चलेगी फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रामू मुझे कहता था, भैया अपनी आजादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीबी आजादी कैद कर लेती है। दूर बैठी रामू की बीवी उसे घूर कर देखती तो मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन के रूप में सजी रानी को मेरे साथ बिठा दिया गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्में पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। रात को 12 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में गया तो रानी पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वो रोते हुए बोली, पिछले 4 घंटों से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे रोशनी के ऊपर दया आ गई।
मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया, अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। लगभग 5 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा, तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चला गया। बेड पर रानी आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे जोर से थप्पड़ मारकर उसकी जान ले लूं। भला किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आ गई हो? तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आए इतना बड़ा धोखा देते हुए? तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरतों से कैसे निपटा जा सकता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आजाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर रानी के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह छोड़ मत देना। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। तरुण, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो जरूर एक दिन भगवान आपकी मदद करेगा। रानी के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। हम अपनी रोज की जिंदगी में कितना ही पाप करते हो, लेकिन भगवान अच्छे हालात पैदा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है रानी, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। रानी रोते हुए हंस देती है और फिर बोली, तरुण, आप कभी भूलकर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। अब भला मुझे अपनी बीवी के बच्चे से क्या लेना देना था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता। इसलिए मैंने रानी से कह दिया कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब सबसे ज्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूंगा। शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। रानी शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी। तरुण, आप घर वालों की बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, उन सबको मैं संभाल लूंगी। रानी की डिलीवरी नॉर्मल ही थी, इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुंचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे क्योंकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है तरुण, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? रानी आगे बढ़ी और बोली, मां जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने तरुण से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन में चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। वहाँ मौजूद सब लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने रानी की गोद से बच्चे को ले लिया और बोली, रामू, तुम जानते हो ना, मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत देना। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोला, मैं नहीं जानता हूँ, आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी बीवी भी हर वक्त अपने बच्चे में उलझी रहती थी और वो अपने बेटे का चेहरा छुपा देती थी। ये देखकर मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि रामू और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रामू की बीवी पेट से थी। रानी ने अपने बेटे का नाम सुलभ रखा था। माँ भी सुलभ के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी, तरुण, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आया है तो इससे ये दूरी क्यों बना कर रखी है? नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। माँ की बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं खुद की कंपनी चलाता था। रामू को भी मैंने उसी कंपनी में काम पर रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। रानी का ये बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। मैं रानी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर से मुझे धंधे में नुकसान ना हो जाए। मेरा दिल कहता था मैं रानी और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं था।
मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले बच्चे को जन्म दे चुकी थी। शाम को काम से घर लौटा तो रानी का रोए रोकर बुरा हाल था। वो बोली, सुलभ बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद हमें घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पीकर सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। न जाने कितनी देर में यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख खुली, सुलभ के रोने से खुली थी। मैं उठकर बैठ गया तो रानी को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर रानी कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वह अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा रानी को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया, ऐसे छोटे से बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊं। मगर फिर रानी की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर ढक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देख के तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो तो हुबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुलभ मेरी फोटोकॉपी हो। मैं कमरे का दरवाजा खुला और रानी अंदर आ गई थी। वो मुझे और सुलभ को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी और भागते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, रानी मुझे ये बताओ, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया? इसे मैं एक बार जानना चाहता हूँ। रानी बोली, तरुण आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं झुंझलाकर बोला, जब मैं शादी की पहली रात के जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो यकीन मानो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। रानी गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, तरुण यह आपका ही बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, रानी मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देकर अपने पाप को दूसरों पर थोपना चाहती हो, लेकिन मैं अब कोई बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रानी रोने लगी और बोली, तरुण आप मुझ पर यकीन करें, ये सच में आपका बच्चा है। मुझे रानी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था। लेकिन उसका झूठ सुनकर तो मैं दंग ही रह गया। रानी तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार हमेशा करूंगा, मगर एक बार तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। रानी रोते हुए बोली, तरुण मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की कितनी चालाक निकली। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वो तो सब कुछ कर सकती है। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं रानी को तलाक दे दूंगा। इंसान की जुबान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसकी जुबानी ही झूठी हो तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? लेकिन सुलभ वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपने सारे दोस्त याद करने लगा था। कॉलेज के जमाने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो सिर्फ हम अच्छे दोस्त होते और कुछ नहीं। अब 10 सालों से मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि रानी सच कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने रानी का सच आ जाएगा मैं इससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने रानी की तरफ ध्यान नहीं दिया था और सोने के लिए लेट गया था। सुलभ सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। 5 बजे रानी ने मुझे उठा डाला था। वो गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है। जब मालूम पड़ गया है तो आप मुझे से इस तरह का बर्ताव करते हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तप रहा है, मगर आपको उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। मैं गुस्से में बोला, दवा पिला दो उसको, मेरा सिर मत खाओ। रानी बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही।
इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप इसे अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों न मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूं। अगली बार जब रानी बोलेगी कि सुलभ तुम्हारा बेटा है तो यह उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने रानी से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। सुलभ के बुखार का जोर अब कम हो चुका था। वो सारा दिन आराम से खेल रहा था। कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर आखिरकार इंतजार की घटिया खत्म हो गई और एक नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 12 बजे मुझे लैब से कॉल आ गया कि आप आकर अपनी रिपोर्ट ले जाए। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। मेरा सिर घूम गया था। मेरा और सुलभ का डीएनए मैच हो गया था। ये साबित हो चुका था कि सुलभ मेरा बेटा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे उस जगह से उठना भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि रानी से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और रानी साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने रिपोर्ट रानी के मुंह पर मार दी। मैंने बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि सुलभ मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ ये सब क्या और कैसे। मैंने तो तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? माँ बोली, तरुण ये रिपोर्ट सच है। तू ही इसका बाप है। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठ में शामिल है। मेरे सिर में बेहद जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया था। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया और उसके बाद मेरे सामने रानी और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि रानी तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर वो पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन तुम फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 1 साल एक लाश की तरह गुजारे हैं और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम रानी को भूल चुके थे। फिर हमने रानी को उसके मायके भेज दिया, तुम्हें हर रोज याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयां ये कहकर खिलाती थी कि तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए। रामू की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें टालती रही। काफी सोच विचार करके गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर रानी को मैं दोबारा दुल्हन बनाकर ले आई। ये सब कुछ हमने तुम्हें ठीक करने के लिए तुमसे छुपा रखा था। माँ की बातें सुनकर मैं अजीब सी हालत से गुजर रहा था। रानी ने मुझे सारी फोटोज और वीडियो दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। अब मैं रानी और अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।